कांग्रेस के वादों की तरकश में वो कौन से तीर हैं जो वो इन चुनावों में चाहती है, ये कांग्रेस ने आज बता दिया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है जिसमें कई अहम घोषणाएं हैं। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि इस चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है जो गरीबी और रोजगार पर है। सबसे पहले मैं शुरुआत मनीष जी आपसे कर रहा हूं। मनीष जी, अगर टैगलाइन देखते हैं हम जो घोषणा पत्र की है, इंग्लिश में टैगलाइन है कांग्रेस विल डिलीवर और हिंदी में हम निभाएंगे। अब ये टेक्निकली तो नहीं पर थ्योरेटिकली इसे एक ही बात साबित किया जा सकता है। बहरहाल राहुल गांधी ने कहा इस चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है जो गरीबी और रोजगार पर है। इस घोषणा पत्र से आपको ऐसा लग रहा है कि देश का नैरेटिव इन्हीं दो इश्यूज पर आने वाला है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप इसको कितना एग्रेसिवली कर सकते हैं। नैरेटिव तो सेट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब बेरोजगार की बात करेंगे, जब आप ये कहेंगे कि जन आवाज पत्र है ये, और आप ये कहेंगे कि जो नैरेटिव है, हमने जो तीन प्रायोरिटीज फिक्स की हैं, जैसे चिदम्बरम साहब ने कहा कि बेरोजगारी, फार्मर डिस्ट्रेस और विमेन सिक्योरिटी। अब ये सारी चीज़ें आप बहुत लंबे समय से बोलते भी चले जा रहे हैं। इसके दो चीज़ निकल के आती है सामने। पहली चीज तो ये कि अब तक जो रफेल चल रहा था, शायद वो अब बैकड्रॉप में चला जाएगा। चुनाव में ये जो खास तौर पर मुद्दे हैं जो एक बहुत दिक्कत महसूस कर रहे थे शायद कांग्रेस के लोग भी, कि रफेल वो उस ढंग से अपील नहीं कर रहा था जनता को जिस ढंग से बाकी इश्यूज करने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कि चुनाव में अब कांग्रेस ये लग रहा है कि रफेल को छोड़ करके दूसरी चीजों पर जो बेसिक इश्यूज हैं उन पर फोकस करना चाहिए। तो उस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो कोशिश हो रही है वो ये हो रही है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का एक जो हाइपर नेशनलिज्म है या जो दूसरी चीजें हैं जिन पर बीजेपी ज्यादा फोकस करती है, उसकी जगह एक दूसरी तरफ इस बहस को ले जाया जाए। हालांकि उसमें कितना हद तक सफल होंगे वो एक अलग बात है, क्योंकि आप लंबे समय से इस देश पर राज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब लंबे समय से आप राज कर रहे हैं। और मनीष जी, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं। मनीष जी, वो सवाल दरअसल ये है कि क्या आपने कहीं भी सुना, देखिए किसानों को लेकर बातचीत की गई है, साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो हम क्रिमिनल केस नहीं करेंगे बल्कि उसको सिविल केस की तरह ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो बात कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में हम जीत रहे हैं तो सभी किसानों का पूर्ण ऋण माफ होगा, क्या ये आपने कहीं भी सुना? देखिए, ये कहीं सुना नहीं है। पहली पार्टी है जिसने कि पहला चुनाव पत्र, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आगे जो पार्टियां आएंगी, जो दूसरे दल आएंगे, वो क्या देते हैं वो एक अलग बात होगी, लेकिन ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज लगती है और इसको नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ। राजस्थान के अंदर आपने संपूर्ण, नहीं ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान तो घूम घूम कर बोला गया था, और जब सवाल उठे कि विधानसभा चुनावों की में जो कर्ज माफी का वादा था वो संपूर्ण क्यों नहीं है, तो बोले वो तो हम सेंटर में आने के बाद करेंगे। क्यों प्रदीप जी, यही कहा था ना आपने? क्या घोषणा पत्र में है ये? सवाल घोषणा पत्र की जहां तक बात आती है, सबसे पहली बात यह है कि आज हमारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है दिल्ली में हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा, उसमें बेरोजगारी महन मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी इस समाज को भी उद्धृत कर रही है और समाज का सबसे बड़ा जो युवा वर्ग है वो बेरोजगारी को लेकर बहुत आतंकित है और बहुत परपेचर है। नहीं, सवाल यह है कि आज मुद्दा विशेष क्या है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप तो नैरेटिव सेट करना ही चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो आप ये कह रहे थे कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हम करेंगे सेंटर में आकर, क्या ये घोषणा पत्र का हिस्सा है? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं क्योंकि अभी घोषणा पत्र मेरे हाथ में आया तो है नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं भी रास्ते में था जब ये घोषणा पत्र की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, इसलिए मुझे भी पूरी अभी अपडेशन उसकी नहीं है। पर सवाल ये है कि जिन मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र माननीय राहुल गांधी जी की टीम उन्होंने किया है, तो उन्होंने बेसिक मुद्दा फिक्स किया है कि राष्ट्र की जन भावनाएं क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं, उनको ध्यान में रखकर ये प्रक्रिया पिछले 1 साल से चल रही है। और हमारी पार्टी के विशेषज्ञ जो इसमें शामिल हैं, जिनके चिदम्बरम उसके अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी काम कर रही है और आज उसका एक प्रारूप सामने आया है। उस प्रारूप में साफ साफ है कि हमारा पहला मुद्दा, जो बेसिक मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, चाहे वो किसान के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे छात्र और गरीबी के क्षेत्र में हो, और गरीबी है। अब एक सवाल और, इसके बाद लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल आप मुस्कुराइए। लक्ष्मीकांत जी, बेरोजगारी फिलहाल आप मुस्कुराते रहिए, लेकिन एक सवाल और मुझे फिलहाल पूछ लेने दीजिए प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आपकी घोषणा पत्र कमेटी के एक सदस्य है राजीव गौड़ा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चाहते थे कि इस बार का घोषणा पत्र कुछ अलग हो,
जो न सिर्फ पार्टी के इतिहास बल्कि देश में भी अलग हो। अब मुझे ये बताइए, गरीबी, रोजगार, ये कैसे अलग है? ये तो सदियों से है, अलग कैसे है? जो आप नैरेटिव सेट करना चाहते हो 70 साल में अलग कैसे है? सुनिए, कांग्रेस में एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार हमारी पार्टी में जो लोग विशेषज्ञ जिन विषयों के होते हैं उन सबसे राय ली जाती है। ठीक है, राजीव गौड़ा की अपनी को ओपिनियन हो सकती है, पर सवाल यह है कि टीम, कांग्रेस की टीम, विशेषज्ञों की टीम मिलकर इस पे काम करती है और सबकी आमराय बनकर के ये प्राथमिकताएं तय होती हैं। चूंकि आज बेरोजगारी पहला मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी राष्ट्रीय समस्या होने के कारण खुद प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने वादे किए 2 लाख रोजगार देंगे, हर साल देंगे, उसको मिथ्या तथ्य निकला और लोग फरेब में हैं। अच्छा। सवाल यह है कि उस मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा जो कि बहुत हमारी प्राथमिकता है और जिससे हम बहुत संदर्भित हैं, तो उसको लेकर के हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि बेरोजगारी किस कम किया जाए। आप देखें कि पिछले ठीक है सर, ठीक है, साल के ठीक है प्रदीप जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। लक्ष्मीकांत जी देखिए, मेरी बात प्रदीप जी मैं समझ गया ना आप क्या कह रहे हैं। अभी तो काफी लंबी बहस चलनी है, हम आगे भी बातचीत करेंगे प्रदीप जी। अब लक्ष्मीकांत जी को भी मेरे को एक बार डिबेट में शामिल कर लेने दीजिए। लक्ष्मीकांत जी देखिए, वादे उन्हीं जगहों पर किए जा सकते हैं जिन जगहों पर खामियां हो। देश में गरीबी है, इस बात को आप भी कभी इंकार नहीं करते हैं, आपकी टॉप लीडरशिप भी जनसभाओं में ये बोलती है। रोजगार को लेकर भी स्थितियां लगभग सामने ही है। एनएसएसओ की जो रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है वो कई गंभीर सवाल तो खड़े करती है, तो उस पर तो वादे आएंगे। एक तरह से ये घोषणा पत्र भले ही झूठा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, या हो सकता है उसको वो लागू भी कर दे, मुझे इस बात पर तो हम मीडिया के तौर पर नजर रखेंगे, लेकिन जहां पर ड्रॉबैक था वहीं से वादा निकला है सर। लक्ष्मीकांत जी नहीं, देखिए, अगर ये जो वादे, घोषणा पत्र और ये सब जो बातें राहुल गांधी जी ने आज की हैं, अगर ये कोई ऐसी पार्टी का नेता कर रहा होता जिसको सरकार चलाने का कभी कोई मौका ना मिला हो, तो हम ये सोच सकते थे कि इनके पास कोई विजन होगा, इनके पास कोई योजना होगी और उस आधार पर ये लोगों के बीच में जाना चाहते होंगे। लेकिन 72 साल की आजादी में जिनके पास 55 साल तक शासन रहा और 45 वर्षों तक तो इनके परिवार का शासन रहा, ठीक है, वो व्यक्ति आज आकर ये कहता है कि हम गरीबी हटाएंगे तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। अगर वो व्यक्ति आकर ये कहता है कि हम अस्पतालों की दशा सुधारेंगे तो बड़ा एक मजाक सा लगता है। अरे इस पर लक्ष्मीकांत जी धरातल पर आकर देखिए ना, इसके अलावा क्या वादा है, या आप इसके अलावा कौन सा वादा कर देंगे? सब जवाब तो दीजिए ना सर, जब आप धरातल पर आकर सोचिए ना, इसके अलावा कौन सा वादा कांग्रेस कर सकती है, या आप कौन सा नया वादा कर देंगे? देखिए, हम तो जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। हमने पूरे 5 साल की सरकार में पूरा किया है और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा तो हम आपको बताएंगे कि कितना हमने वादा किया था और कितना उसको पूरा किया है। लेकिन मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता। अभी 4 महीने पहले राजस्थान विधानसभा का चुनाव था, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी की घोषणा करने वाले आपके स्क्रीन पर जो नेता दिख रहे हैं वो सारे नेता राजस्थान में आए थे और उन्होंने यह वादे किए थे कि किसान का संपूर्ण कर्जा एक एक किसान का माफ करेंगे। 1 रुपए का किसान का कर्जा राजस्थान में माफ नहीं हुआ। इन्होंने ही घोषणा की थी कि राजस्थान में हम हर बेरोजगार के खाते में, वो सवाल मैं पूछ चुका हूं लक्ष्मीकांत जी, सिंगल रुपया, वो सवाल तो मैं पूछ चुका हूं। मैं आपसे बीजेपी का सवाल पूछ रहा हूं। अरे लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे बीजेपी का सवाल पूछ रहा हूं। खुल गई ना? नहीं, 2 मिनट सुनिए ना लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं फिर से एक बार अपने सवाल को रिफ्रेम करता हूं। मैं अपने सवाल को रिफ्रेम कर लेता हूं, मैं दूसरे शब्दों में आपसे पूछता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। मैं आपसे यह कह रहा हूं, क्या आप नकारते हैं बेरोजगारी नहीं है देश में? क्या आप नकारते हैं गरीबी नहीं है देश में? कहीं तो कुछ खामी रही, इसलिए तो वादा उपजा ना सर। एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है ना बेरोजगारी है बढ़ी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कह रही है। श्रम विभाग के आंकड़े बताते हैं। देखिए, एनएसएसओ के आंकड़े मैं उसी पर आ रहा हूं, प्रधानमंत्री जो कुछ हमको विरासत में मिला भारत सरकार के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस सारे मुद्दों पर काम किया, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, सारी समस्याएं जो हमको विरासत में मिली थी, सारी सरकार में रहते उन सब पर भारत सरकार ने काम किया। और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा तब हम आपको बताएंगे कि ये कहां छोड़कर गए थे और हमने वहां पर कहां पर लेकर गए। लेकिन फिलहाल आंकड़े वो नहीं बता रहे ना सर। 4 महीने पहले मैं आगे भी आऊंगा, राजस्थान में आकर की थी। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। ठीक, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। मुझे भंवर सिंह जी को भी शामिल कर लेने दीजिए डिबेट में। जनता को वही एकमात्र चेहरा बचे जिन्होंने फिलहाल अब तक डिबेट में कुछ नहीं बोला, इसलिए भंवर सिंह जी को भी अब डिबेट में मुझे शामिल कर लेने दीजिए। भंवर सिंह जी, इस घोषणा पत्र को लेकर आप क्या कहेंगे? के बारे में जो जिक्र किया है, नहीं 2 मिनट उनसे घोषणा पत्र पर उनकी राय ले लूंगा कि जो सरकार पिछली थी, आज स्वप्निल जी जैसे आपने बताया ना कि जो पिछली सरकार थी जिसकी जो नाकामियां रही है, क्योंकि आज देश का 65% देश में युवा है। आज उस 65% युवा को यह उम्मीद थी
कि मोदी जी साल के 2 करोड़ रोजगार देंगे, हाँ। लेकिन उन्होंने वो रोजगार देने में फेल हुए, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार छीन लिए गए। और बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा है। आज देश पे कर्जा 45% बढ़ गया मोदी जी के राज में। ठीक है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई है। तो कांग्रेस ने वहीं से पकड़ा है जहां से इनकी नाकामियां शुरू हुई है। उन्होंने मनरेगा को 150 दिन किया है, जहां मनरेगा को मोदी सरकार ने कम करने का काम किया, बजट नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री मानिक सरकार को दिल्ली में धरना देना पड़ा, उनको प्रदर्शन भी करना पड़ा। वहां पर जो है काफी दिन तक प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया, ठीक है। पैसा नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम पैसा दे देंगे तो हाँ। त्रिपुरा में हमारी सरकार नहीं बनेगी, और उसका फायदा उनको मिला भी। बीजेपी ने पैसा नहीं दिया तो त्रिपुरा में असंतोष हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिला। लेकिन इन्होंने वहां वादा किया था ठीक है। हर एक व्यक्ति को त्रिपुरा में हम सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, अब मेरी बात सुनिए, ये लोग अब मेरी बात सुनिए, वादे जो करके जी। आए उसके खिलाफ भंवर सिंह जी, बात है। अब मेरी बात सुनिए। पहले आपको लगा था कि मेरे सवाल का जो मैंने सबसे पहली बात आपसे कही थी उसमें आपको लगा था मेरा मकसद क्या रहा। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव आपने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, अब आप सीपीएम के साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। इसके अलावा बिहार के महागठबंधन में भी आप नजर आते हैं राजद और कांग्रेस के साथ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा सवाल बेसिर पैर का था। दूसरा, घोषणा पत्र पर जो आपने प्रतिक्रिया दी वो मैं स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल कभी भी इधर उधर चलता जा सकता है। कांग्रेस से हाँ, नहीं, वो ठीक, किया तो अलग बात है। हाँ, हमारा बिल्कुल। समझौता नहीं है उससे हाँ, कांग्रेस से। ठीक। अब मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए बेसिकली अमूमन मुझे हमेशा से, मैं पर्टिकुलर ये मानने वालों में से हूं कि एक तो घोषणा पत्र वैसे भी बहुत चुनावों के नजदीक आने लगा है और बहुत ज्यादा उस पर फोकस रहता नहीं है। तो मैं आपकी उस बात से तो पूरी तरह सहमत हूं कि जनसभाओं में अब बढ़ बढ़कर क्या बोला जाता है उससे मोटे तौर पर समझ में आएगा कि नैरेटिव उन्हीं 2 इश्यूज पर सेट हो पाता है या नहीं। लेकिन इस घोषणा पत्र में कुछ चीजें जो की गई हैं उसमें लगता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट देश का वहां पर लग जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसको लेकर कोई प्लानिंग या समथिंग एनीथिंग कुछ भी नहीं बोला। देखिए स्वप्निल, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सारी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो साउथ में हम घोषणा पत्र देखते आए हैं या जो यूपी में और कई जगहों पर घोषणा पत्र देखते आए हैं, वो सारी चीजें अब इस मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने में लगी हैं कि आप बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए करेंगे क्या, किस तरह से उसका रोड मैप रहेगा, इसके बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है। जनता मतलब आप हाइपर सोशल मीडिया का दौर है, बहुत लोग जागरूक हैं, बहुत लोगों के पास बहुत सारी जानकारियां हैं और बहुत सारी जानकारी निकाल भी लेते हैं। तो अब यदि आप सिर्फ वादा करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि रोड मैप क्या होगा, आप उसको कैसे पूरा करेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता कन्विंस नहीं होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बेसिक इश्यूज पे नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, बट प्लानिंग के साथ यदि आएंगे तो वो नैरेटिव ज्यादा बेटर ढंग से सेट होगा। यदि बिना प्लानिंग के आएंगे, सिर्फ घोषणावीर बनकर के आएंगे, तो वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाएगा। दूसरी जो बात मुझे लगती है जो कांग्रेस में है वो ये है कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है, तो मुझे लगता है कि वो गवर्नेंस भी जानते हैं, वो तरीके भी जानते हैं और वो उन तरीकों को भी जानते हैं जिनके जरिए इन घोषणाओं को पूरा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के जो सूत्र हैं उनके पास इस बात की जानकारी होगी उनकी कि हम इन घोषणाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि राहुल जी हम निभाएंगे के साथ ये भी बता देते कि हम कैसे निभाएंगे, तो मुझे हो सकता है वो ज्यादा बेटर होता और नैरेटिव बहुत ज्यादा ढंग से सेट हो पाता। और मुझे लगता है कि इस मामले में चुनाव आयोग को भी कुछ ना कुछ और चुनाव आयोग को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगले चुनावों में हम ये देखें राज्यों में जहां चुनाव हो, कम से कम राजस्थान या मध्य प्रदेश या दूसरी जगहों पर जो स्थिति बनती है वो ना हो कि आप संपूर्ण कर्ज माफी कहते हैं फिर आप नहीं कर पाते हैं, या आप संपूर्ण बेरोजगारी का भत्ता कहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं आप बताएं तो सही, पूरे खोल करके तो बताएं कि हम कैसे इसको करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बारे में ईसीआई जो हमारा इलेक्शन कमीशन उसको भी सोचना चाहिए, सरकार और मुझे लगता है उसका एक हिस्सा बीजेपी, देखिए मनीष जी, पूर्व में भी आपसे मेरी जब भी किसी डिबेट में बातचीत हुई है तो मैं इस बात को लगातार उठाता भी रहा हूं और मेंटेन भी करता रहा हूं कि धीरे धीरे कांग्रेस ने बहुत सी ऐसी खूबियां कह लीजिए, क्वालिटी कह लीजिए या चीजें कह लीजिए, बीजेपी से सीखना शुरू की हैं और लगभग बीजेपी की तरह बिहेव करने की कोशिशें हमें कांग्रेस की तरफ से नजर आती हैं। जैसे हम गरीबी अब 2030 तक मिटा देंगे, जैसे कि बीजेपी का 2022 वाला चलता है बात, वैसे ही 2030 अब एक और डेट है जो हमें अभी फिलहाल पीनी होंगी। मनीष जी।
जी बिल्कुल, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से सीखती हैं। मुझे लगता है कि हाँ। बीजेपी का जिस तरह से हम कांग्रेसीकरण होते देख रहे हैं वो भी है, और उधर कांग्रेस जो है वो बीजेपी की तरह वादे करना भी सीख हाँ। रही है। तो मुझे लगता है दोनों पार्टियां एक दूसरे से सीखती हैं। जनता इनसे क्या सीखती है, जनता अपने वोट से बताएगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें, मतलब मैं फिर बात करता हूँ कि रोड मैप आपको बताना चाहिए। आज आम आदमी के पास गूगल के जरिए मान लीजिए या किसी भी जरिए उसके पास सूचना जबरदस्त है। आप ये मत सोचिए कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो उसको यूं क्यों पी जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके हर वादे की पूरी परीक्षा करना जानता है और कर देता है। आप ये देख लीजिएगा कि आज ही जब से शुरू हुआ है कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, आप ट्विटर पर जाएंगे तो ट्रेंड कर रहा है, ट्रोल भी हो रहा है, और सब चीजें इसके साथ हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें पार्टियों को समझनी चाहिए कि अब वो दौर नहीं है कि आप आए, बोल दें और ये ना बताएं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आप तो बता रहे हैं, इसी यदि पर आप कह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे ये भी जरूर बताना चाहिए। प्रदीप जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि घोषणा पत्र में यह हिस्सा है कि हम किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे, जैसे रेल का अलग से बजट आता है। उसको आप एक्टिव कंडीशन में कैसे लाएंगे? कुछ तो उसके बैकग्राउंड में आपने सोचा होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि जम्मू कश्मीर राज्य का मसला उठा के आपने सरकार पर निशाना तो साध लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात तो आपके अंडर में भी धीरे धीरे खराब होते ही गए थे ना, वो सुधरे कब थे? तो उस पर कैसे आप अपनी पीठ थपथपा लेंगे? ये क्यों नहीं दिखता है या पता चलता है भाषणों में? सवाल इस बात का है कि जैसे अभी आपने कहा, जो आंकड़ों की बात हो रही है और अभी आईएसएसओ की बात आपने की थी, अभी एनएसएसओ की बात की थी। वो राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके पास सूचना तत्व होता है, सारा राष्ट्र उस पर निर्भर करता है, उस पर विश्वास करता है। इस सरकार में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने उस पर अविश्वास प्रकट किया है। उनको जितने आंकड़े उन्होंने दिए सरकार को, उनको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जब मानने से इनकार कर दिया, राजस्थान के 4 महीनों की बात करिए ना। 4 महीने पहले आपने राजस्थान के किसानों से किए हुए वादे पर आपने क्या किया? लक्ष्मीकांत जी, 4 महीने पहले जो वादे किए थे उसको भी निभाने के लिए 4.5 साल और है कांग्रेस के पास प्रदेश में। आपने ठीक है लक्ष्मीकांत जी, प्रदेश के लिए जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव के वादे थे, और उसके लिए भी 4.5 साल का वक्त है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए उसके लिए। फिलहाल तो हम लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं ना लक्ष्मीकांत जी, आप फिर कहां ले जा रहे हैं? बात तो केंद्र सरकार की हो रही है। हाँ, मैं उस पर पूछ रहा हूं ना। अगर आप 2 मिनट मेरे को वक्त देंगे लक्ष्मीकांत जी तो मैं पूछ लूंगा। जब आप करेंगे हाँ प्रदीप जी, राजस्थान में प्रदीप जी ये झूठ बोलते हैं, झूठ। अरे 2 मिनट रुकिए ना लक्ष्मीकांत जी, वोट लेने की कोशिश करते ठीक हैं। है 2 मिनट रुकिए। एजेंडा नहीं है। आप हमेशा सच बोलते थे, 2018 के चुनावों में आपके सारे सच को जनता ने मान लिया। और कुछ? अब 2 मिनट रुकिए अब आप। हाँ प्रदीप जी, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था सर? आपने जो कुछ भी कहा उसका जवाब है क्या? देश में रही, मैंने आपसे जो पूछा था उसका तो जवाब नहीं दिया आपने ना? आप बात सुनिए मेरी। हाँ सर, मैं आपको दे रहा हूं ना, उसकी भूमिका तो मुझे बनानी होगी। अरे कितनी भूमिका बनाएंगे सर? टाइम का खेल होता है टीवी मीडिया में। उसके अनुभव को लेकर के हम इनसे कुछ नहीं सीख रहे। हाँ। इन्होंने हमारे लिए हमारी मनरेगा स्कीम आज देश में लॉन्च हुई है, वो इन्होंने ही फॉलो की है। और आज भी पूरा राष्ट्र मानता है कि हमने गरीबी को उठाने के लिए उसमें क्रांतिकारी कदम उठाया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मनमोहन सिंह सरकार ने दिया, उसको आज तक उसका उपयोग आज देशवासी का, लोकतंत्र में देशवासी कर रहा है। उसका आज सबसे बड़ा विरोध अगर कोई कर रही है तो प्रधानमंत्री मोदी की ये एनडीए सरकार कर रही है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए, जम्मू कश्मीर पर आप नहीं मानना चाहते कि आपके समय में भी स्थितियां बिगड़ी, तो चलिए मैं आप ही के फील्ड पर आकर आपके साथ खेल लेता हूं। प्रदीप जी, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोषणा पत्र में क्या था? क्या था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके घोषणा पत्र में? राइट टू इन्फॉर्मेशन आज का बताइए, 2019 का मुझे। यही थी कि जिस व्यक्ति को, जिस शख्स की, अरे राइट टू इन्फॉर्मेशन सवाल उसका नहीं है। सवाल उसका कैसे नहीं है सर? हमारी जो टीम का जो हमें तो मुझे नहीं लगता देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो ये सोचकर वोट डालेगा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए। देश को तो ऐसी सरकार चाहिए ना जो भ्रष्टाचार रोके। तो आपके घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या नहीं था? कहते, लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचारियों को जो बात करते हैं उसका प्रोविजन सरकार में है और हमारे पास भी है। हम भी चाहेंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी हम जांच करवाएंगे। चलिए ठीक है, दीजिए समय, जब हमारी सरकार पावर में आएगी तो ठीक है, चीजों को लेंगे, प्राथमिकता तय करेंगे, लेकिन हमारे बदले की भावना नहीं होगी। ठीक है, हम ठीक है, सारी ठीक है। चीजों को लेंगे, प्राथमिकता बनाएंगे, लेकिन हमारी जन भावना पहली प्रायोरिटी होगी। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं भ्रष्टाचार के इश्यू पर ही आ रहा हूं। कल प्राइम डिबेट में अलका गुर्जर जी थी, मैंने उनसे भी पूछा था कि जब
जी अमित शाह जी का इंटरव्यू चला न्यूज 18 राजस्थान पर। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के समय यूपीए शासन में भ्रष्टाचार हुए थे हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये जरूर मानते हैं कि हम कार्रवाई स्लो मोशन में हमारी कार्रवाई की स्पीड काफी स्लो रही है, अमित शाह जी ने कहा। मैं कल उनसे भी जानना चाहता था, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो आप लोग वापस कर ही रहे हैं, यूपीए के शासन का भ्रष्टाचार लोगों को याद दिला ही रहे हैं। 4.5 पौने 5 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हुई उस पर? मतलब 2014 में जिस तरह से आप चीख रहे थे, मुझे तो लगा था आपकी जेब में सबूत पड़े। देखिए, नहीं देख लीजिए, इसमें आपको अगर मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, आपको पता ही होना चाहिए था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसीलिए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5,000 करोड़ के घपले के मामले में जमानत पर छूटे हुए हैं। जांच चल रही है। सोनिया गांधी जी जमानत पर है, जांच चल रही है। जमानत पर है, चिदम्बरम जी का बेटा जमानत पर है, जमानत पर है और गिरफ्तारी से बचने के लिए नई नई तारीखें ले रहे हैं। ठीक, जांच चल रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए नई नई तारीखें ले रहे हैं, तारीखें ले रहे हैं, जांच चल रही है सर। फिर अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि चीजें स्लो गति से हुई? के लिए चल, अगर नहीं लक्ष्मीकांत जी, जितना आप एग्रेसिव हो गए, बाकी लोगों को बोलने दे रहे हैं, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे। नहीं, आप बाकी लोगों को नहीं, मैं उनको भी रोक रहा हूं लक्ष्मीकांत जी। आप ये ना इस तरह के इल्जाम लगाने लगते हैं। देखिए, इल्जाम लगाने के लिए आपके बाजू में 2 राजनीतिक दल बैठे, उन पर लगाइए, मुझ पर मत लगाइए। जवाब तो लेने दीजिए। हाँ, तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, फिर मेरे को ये बताइए कि अमित शाह जी ये क्यों कह रहे हैं कि स्लो किया हमने? देखिए, ये उदाहरण है कि रॉबर्ट वाड्रा अग्रिम जमानत लगा के 4 केसेस में जमानत पर छूटे हुए हैं। राहुल गांधी जमानत पर छूटे हुए हैं, सोनिया गांधी जी जमानत पर छूटी हुई है, चिदम्बरम जी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे अनेकों नेता कांग्रेस पार्टी के गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जेल के मुहाने पर खड़े। अच्छा, आज के कारण ये सब कुछ करने के कारण ऐसे लोगों से जेल में बैठे। भवन सिंह जी क्या बोलना चाहते हैं आप? बाकी लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे अनेक उदाहरण मधु गौड़ा में बैठे हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि इस राज्य के अंदर हाँ। इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं इनके है। आपस आज में नोटबंदी पता लग रहा में है। इतना ज्यादा राहुल भ्रष्टाचार गांधी हुआ, जो भ्रष्टाचार 1 के करोड़ मामले के में 60 जमानत लाख पर छूटे हुए के उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, आज नहीं, आम नहीं, आदमी नहीं बोल रहे हैं। कहीं पर भी आप एक उदाहरण बता दीजिए। कहाँ पर उनका भ्रष्टाचार एक रिएक्शन तो ले लेने दीजिए। बातें कर रहे नेताओं की आम आदमी के लिए। अरे सर, इनिशियल रिएक्शन है सर। नहीं है, कोई भी बात दो मिनट रुकिए ना। ऐसी बहुत सी सपोर्ट में घूम रही है, सबको पता है। चुनाव के समय सब लोग लाते हैं, बंगाल में समर्थन करते हैं, 5,000 करोड़ की जमानत नहीं, सबको पता है। देखिए, फिर लक्ष्मीकांत जी, बात वो ये सबको पता है। ए टीमों के लिए कौन कौन सी बीपी टीमें कहां पर घूम रही है, वो सबको पता है। इनकी सीकर की यूनिट राजस्थान की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है और ये चैनल में बैठकर कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं। इनके दूसरे लोग जो अरे आपके राज्य में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया ये तो मानो। के खिलाफ आंदोलन कर आपने रही है नोटबंदी में और ये भ्रष्टाचार आप किया, कांग्रेस जो आपने कहा आतंकवाद मिटा देंगे, आपने कहा भ्रष्टाचार मिटा देंगे, नोटबंदी करके नहीं, भवन सिंह जी, भवन सिंह जी, मुझे बताइए ना, भवन सिंह जी मुझे बताइए, हाँ जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का कोई हथियार आपको कांग्रेस के आज के घोषणा पत्र में नजर आया क्या? अभी देखिए, दोनों की हालत एक ही है भ्रष्टाचार के मामले में। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दोनों के दोनों, कोई अंतर नहीं है। केवल ये नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं लेना देना इनका। इन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार में एक भी आदमी को राजस्थान में जेल में भेजा, मुझे बताइए। राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने ये कहा था कि हम भ्रष्टाचारी को भेजेंगे, खुद ही अखंड भ्रष्टाचार में डूबी थी। 650 करोड़ का तो हुआ था और जिस व्यक्ति उसको छुड़ाया जेल से और पदोन्नति दी। आपको क्या लगता है इन 4.5 महीने में कोई मामला सामने नहीं आया? किसान कर्ज माफी में घोटाला सामने आया ना सर? कोई मामला सामने नहीं आया। किसान कर्ज माफी में घोटाला सामने आया ना सर? अभी 2-3 जगहों पर इन्होंने आप बिल्कुल तो फिर भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है ना। पता नहीं क्यों माथे पर चिपक गया नसीब की तरह। प्रक्रिया में नहीं, ठीक है, अभी तो मामले आए सर, जांच करवाइएगा ना प्रदीप जी। प्रक्रिया में देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है। मैं आपसे मैं माफी मांगता हूं कि थोड़ा कम वक्त में आपको दे पाया, लेकिन आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।